इंटरफेरेंस। कैसे हो बेटा? तो बेटा आज हम करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, डेफिनेशन मैंने पहले से लिख दिया क्योंकि डेफिनेशन लिखने में टाइम लग जाता है बोर्ड के ऊपर। तो हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कौन? लाइट एनर्जी। फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पहली बात कि सोर्सेज क्या होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया कि हमारे पास जो लाइट है उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है लाइट एनर्जी की, और सुपरइम्पोज हो रही है लाइट। सुपरविजन आपको पता ही है, क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगा या ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा, अदरवाइज क्रस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है या ट्रफ क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ light waves from two coherent sources that is known as interference of light. Right? Clear? अब हमारे पास जो सिंगल सोर्स है लाइट का वो क्या करता है? That gives light energy which spread uniformly in all direction. हमारे पास ये सिंगल सोर्स है, मान लो सपोज करो ये बल्ब है हमारे पास। ठीक है, इसने सभी तरफ को लाइट देनी है, सिंगल सोर्स ने। लेकिन जब हमारे पास सोर्सेज जो होते हैं, व्हेन टू सोर्सेज ऑफ लाइट emitting waves of same frequency, constant phase difference or no phase difference, when they superimpose, then the distribution of light energy is not uniform. क्या बोल रहा हूं मैं कि जब दो सोर्सेज से जो लाइट आ रही है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, जब फेज डिफरेंस उनमें जीरो है, तो जब वो सुपरिम्पोज करती हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइट एनर्जी की वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। राइट? अगर सिंगल सोर्स से आ रही है तो हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन अगर दो सोर्सेज से लाइट आ रही हैं तो जब वो सुपरिम्पोज करेंगी तो उनका जो हमारे पास क्या बोलते हैं इंटेंसिटी है लाइट की, कहीं पर मिनिमम होगी, कहीं पर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जो लाइट एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समझ आ गई? कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब कहीं पर इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम है लाइट की, कहीं पर कम है, तो वो सुपरपोजिशन के बाद आ जाता है। राइट? मतलब जब वो सुपरिम्पोज करेंगी तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लाइट एनर्जी का वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। राइट? यहां कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी, कहीं पर मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी। यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, वहां पर मैक्सिमम आ जाएगा, मतलब ब्राइटनेस आएगी। यहां पर मिनिमम इंटेंसिटी है, वहां पर हमारे पास डार्कनेस आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास जैसे आप कपड़े धोते हो तो मान लो सर्फ जो है उसके बीच में आप जब हाथ लगाते हो तो झाग सी बन जाती है, फोम बन जाती है। फोम को आप धूप में देखना, उसमें कलर्ड फ्रिंजेस ही लग जाती है। या कहीं सर के ऊपर ऑयल गिरा हो तो उसको आपने ध्यान से देखना, उसमें भी कलर फ्रिंजेस बन जाती हैं। आपने पीकॉक देखा होगा, आपने पैरट देखा होगा। राइट? कई ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनमें हम मल्टी कलर देखते हैं, दैट इज आल्सो ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। ठीक है, सो बबल की मैंने आपको बता दी, पीकॉक की बता दी और ऑयल की बता दी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स जिनके देखते हैं। जैसे मोर के पंख है, डिफरेंट कलर। जब आप मोर को धूप में देखोगे ना, मान लो उसने वो क्या कहते हैं हमारे इधर लोकल लैंग्वेज में, उसने मोर ने जो है वो नाच रहा है, पैल बोलते हैं उसको, है ना। जब अपने जो पंख है वो सारे जो है वो बड़े करके घूमता रहता है, तो उसको अगर आप सनलाइट में देखोगे ना तो ऐसी चमक आती है, मल्टी कलर वहां से हमें दिखाई देते हैं। दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। राइट? अब फेज रिलेशनशिप बिटवीन, जो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास रिलेशनशिप है फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में, वो तो आपने किया हुआ है। फाई इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ये तो हमने किया है। दिस इज फेज डिफरेंस, दिस इज पार्ट डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा हमने ये किया है। राइट? पिछले लेक्चर में। अब हम करेंगे बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, ये आपने बिल्कुल ध्यान से करनी है। ये इंटरफेरेंस पता चलेगा। बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस 5 नंबर की आ जाती है बेटा कई बार पेपर में। ठीक है,
बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस कि इंटरफेरेंस क्या है, बेसिक थ्योरी क्या है। उसमें ये आर्टिकल जो है अगर आज कंप्लीट हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो मुझे लगता नहीं कि आज कंप्लीट होगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे। तो हम करेंगे बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। सो बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, इसको आपने ध्यान से देखना है। हमारे पास एक सोर्स है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स। मोनोक्रोमैटिक सोर्स का मतलब क्या होता है? मान लो ये हमारे पास सोर्स है, दिस सोर्स इज मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक सोर्स वो सोर्स होता है जो लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ भेजता है। मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट विच इमिट्स लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। तो हमारे पास ये एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, ध्यान से देखना, ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स है। इसके साथ में दो स्लिट्स इल्यूमिनेट की हुई हैं और वो स्लिट्स इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है इस सोर्स से। ठीक है, मैं सोर्स को ऐसे बना देता हूं, ऐसे, और ये स्लिट S1 है और ये स्लिट क्या है? S2। इसका मतलब ये S1 और S2 और S दोनों सेम डिस्टेंस के ऊपर है, तो S1 और S2 ये क्या है हमारे लिए? क्या है? कोहेरेंट सोर्सेज है। ठीक है, बिकॉज दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस सोर्स। S1 S का डिस्टेंस, S2 S का डिस्टेंस, ये क्या है? सेम है, दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब सपोज करो कि यहां से हमने एक P पॉइंट लिया, उस P पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है? इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर? हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक पॉइंट है, P पॉइंट। एक लाइट यहां से आ रही है, ये है हमारे पास ऐसे। एक लाइट सोर्स S2 से आ रही है। ठीक है, ये वाली। राइट, अब देखो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ऐसे आ रही है ना, ये आ रही है, इधर से भी ये आ रही है। मतलब सोर्स S से भी हमारे पास वेव निकल रही है, S2 से भी वेव निकल रही है। लेट A बी द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव एंड B बी द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। A एंड B ये क्या है? दे आर एम्पलीट्यूड्स। समझ आ गई? S1 सोर्स से जो लाइट निकली है उसका एम्पलीट्यूड क्या है? A, राइट, और S2 से जो लाइट जा रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या है? B। एम्पलीट्यूड मतलब पता है ना, ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ओके, क्लियर? एंड phi with the phase difference by which the second wave leads the first wave। ये वेव और इस वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज phi। phi इज द फेज डिफरेंस। मेरी बात समझ आए? क्योंकि ये तो सीधी जा रही है, ये इसमें जा रही है, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस भी होगा। जहां पर पार्ट डिफरेंस है वहां पर फेज डिफरेंस होगा ही होगा। ये तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि हमारे पास phi क्या है? दैट इज द फेज डिफरेंस बाय विच द सेकेंड वेव लीड्स द फर्स्ट वेव। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो वेव्स हैं एमिट हो रही हैं S1 और S2 से, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, जो S1 से एमिट हो रही है उसको हम लिखेंगे A sin ओमेगा t। जो S2 से एमिट हो रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट, यहां पर एम्पलीट्यूड कितना है? V, तो हम लिखेंगे sin ओमेगा t प्लस phi, बिकॉज मैंने क्या बोला था कि phi जो है दैट इज द फेज डिफरेंस। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ध्यान से करना है ये बाय वाले, बिल्कुल ध्यान से। y दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 क्या है? A sin ओमेगा t। y2 क्या है? दैट इज B sin ओमेगा t प्लस phi। ओके, ये पता चला? राइट, चले आगे। तो y क्या है? A sin ओमेगा t। y1 क्या है? ये क्या है? B sin ओमेगा t प्लस phi। अब सभी ने पढ़ा होगा sin A प्लस B, sin A cos B प्लस cos A sin B। ये फार्मूला पढ़ा है, मैथ्स वाले पढ़ा होगा आपने, और बाय वाले ध्यान से। sin A प्लस B का क्या फार्मूला है? sin A cos B प्लस cos A sin B। ये बाय स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, ये आप दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। ये जो फार्मूला है इसको आपने बिल्कुल ढंग से याद करना है। राइट, बाय वाले स्टूडेंट को मैं ध्यान से बोल रहा हूं। sin A
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज साइन ए प्लस बी। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू ए, साथ साथ में बेटा नोट भी करते जाना क्योंकि मैं मिटाता जाऊंगा इसको, प्लस बी साइन बी को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन, साइन ए प्लस बी, साइन ए क्या है यहां पर ओमेगा टी, कॉस बी, बी क्या है फाई, प्लस कॉस ए कितना है ओमेगा टी, साथ में क्या है साइन कॉस ए साइन बी, राइट, क्लियर। फार्मूला अप्लाई किया हमने, बस फार्मूला आपने याद रखना है तो फार्मूले से आपको पता चल जाएगा। अब देखो साइन वाली टर्म जो ओमेगा टी वाली टर्म है वो एक तरफ कर लूंगा, बी को अंदर ले जाओ, ये बन गया ए साइन ओमेगा टी, बी साइन ओमेगा टी, साथ में क्या है इसके कॉस फाई, प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, मिटा देते इसको, राइट, ओके, चले आगे, कोई प्रॉब्लम, डन। अब देखो यहां पर साइन ओमेगा टी है और कहीं है, यहां पर भी साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी वाली टर्म हमने बाहर निकालना है, ठीक है, ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट इसका, डन। चलो अब ये फार्मूला याद रखना, साइन ए कॉस बी लो, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट, क्लियर, समझ आ गई। अब y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी को आप कॉमन ले लो, साइन ओमेगा टी को आपने कॉमन ले लिया, ये बन गया a प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस क्या हमारे पास b कॉस ओमेगा टी साइन फाई, b कॉस ओमेगा टी साइन फाई, राइट, इतनी बात क्लियर होगी सभी को। तो अब ये हमारे पास साइन ओमेगा टी हमने कॉमन निकाल लिया, वहां पर बन गया b कॉस ओमेगा टी साइन फाई, राइट। अब हमने क्या करना है, a प्लस बी साइन ओमेगा टी, जो a प्लस बी साइन ओमेगा टी है उसको हमने क्या रखना है, देखो साइन ओमेगा टी है, देखो सही है, a प्लस बी साइन ओमेगा, आई थिंक हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, हमने साइन ओमेगा टी बाहर निकाला था, राइट, तो अंदर कॉस फाई रहना था यहां पे, ये आप इसको सेट कर लें, यहां पर a प्लस बी कॉस फाई आया, ध्यान से देखना, a प्लस बी कॉस फाई वो ठीक है, b कॉस ओमेगा टी साइन फाई, एक स्टेप जो है देखो यहां से हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी बाहर निकाला, साइन ओमेगा टी बाहर निकाला तो क्या रह गया, a प्लस बी कॉस फाई आना था, तो हमने a प्लस बी कॉस फाई को इमेजिन करना है, ध्यान से देखना, a प्लस बी कॉस फाई को, a प्लस बी कॉस फाई को हमने रखना है अब r कॉस थीटा, क्या रखना है इसको r कॉस थीटा, ओके, क्लियर है, इसको r कॉस थीटा रखना है, और b साइन फाई को, b साइन फाई को हमने r साइन थीटा मानना है, एक को r कॉस थीटा मानना है हमने, एक को r साइन थीटा मानना है, ओके, क्योंकि हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब y किसके बराबर आ गया, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साथ में क्या लगेगा कॉस थीटा टी, r मैंने यहां पर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, प्लस b कॉस ओमेगा टी, b साइन फाई को r साइन थीटा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे r कॉस ओमेगा टी साइन फाई, मतलब r मैंने आगे लिख दिया, बाकी एज इट इज मैंने लिख दिया। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं r कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही फार्मूला बना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, क्योंकि मैं इसको a मान रहा हूं, इसको b मान रहा हूं, इसको a मान रहा हूं, इसको b मान रहा हूं, सो व्हाट इज y हियर, नाउ r क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, सो यू कैन राइट हियर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गई इन टर्म्स ऑफ थीटा, ओके, दिस इज द रिजल्टेंट वेव, राइट, ये जो रिजल्टेंट वेव है दैट इज सिंपल हार्मोनिक वेव,
क्या है ये? दैट इज सिंपल, +1 में पढ़ा है आपने, सिंपल हार्मोनिक वेव। ये कौन सी वेव है? सिंपल हार्मोनिक वेव whose amplitude is r and phase difference is theta. Whose amplitude is r and phase difference is theta, right? This is the simple harmonic wave. तो हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप 2 हमने क्या निकालना? हमने r की वैल्यू निकालनी है, यहां से एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालनी। जब एम्पलीट्यूड निकल जाएगा फिर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल देंगे। जब इंटेंसिटी निकल जाएगी फिर हम कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकालेंगे। ओके, बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए यहां तक अगर आपको याद हो गया y = r sin ओमेगा t + थीटा, तो हम आगे चलें। वेरी गुड, इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ना ये इक्वेशन जो है इसको मैं a मान लेता हूं, राइट? इसको मैं इक्वेशन को b मान लेता हूं। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन a एंड b नोट कर लिया। ओके, नाउ स्क्वेयरिंग and adding equation a and b. Squaring and adding equation a and b. इसको स्क्वायर करो और ऐड करो तो क्या बन जाएगा? देखो, r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, ऐड कर दिया। आप इसको भी स्क्वायर और ऐड कर दो, a + b cos phi इसका स्क्वायर प्लस b² sin² phi। r² मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया बेटा? cos² थीटा प्लस sin² थीटा। दैट इज इक्वल टू, इसको भी खोल लो आप, a² b² cos² phi, पहले a² फिर ये टर्म b² प्लस 2ab cos phi प्लस b² sin² phi। ये आ गया cos थीटा प्लस sin² थीटा कितना होता है? 1, तो ये r² बच गया। इधर क्या बच गया? r² प्लस b वाली टर्म कॉमन निकालो, b² cos² phi प्लस sin² phi, क्योंकि ये कॉमन है और ये b² कॉमन है इसमें, प्लस 2ab cos phi। तो r किसके बराबर आ गया? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अंडर रूट cos² phi प्लस sin² phi 1, क्या रह गया? a² प्लस b² प्लस 2ab cos phi। दिस इज द एम्पलीट्यूड। व्हाट इज दैट? दिस इज द एम्पलीट्यूड। ओके, ये है एम्पलीट्यूड किसका? रिजल्टेंट वेव का। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। गॉट इट? क्लियर? अब हम करेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। नोट कर लो इसको, है सिंपल है बेटा। बाय वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट एक फार्मूला याद करना है आपने। कौन सा? sin a + b, sin a cos b प्लस cos a sin b। एम्पलीट्यूड हो गया। इसके बाद अब हम करेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो कैसे फाइंड करेंगे? रिजल्टेंट इंटेंसिटी, आपको पता कि जो इंटेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, राइट? तो इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट p दैट इज आल्सो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपने निकाला हुआ कि नहीं, राइट? तो हम इसको क्या लिखेंगे? IR दैट इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम k लगा देंगे। अब r की वैल्यू a की वैल्यू पुट करनी है ना? एम्पलीट्यूड a है ना, तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है यहां पर क्या है? दैट इज r। यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है? दैट इज r। ये एम्पलीट्यूड क्या है? क्योंकि एम्पलीट्यूड को हमने r माना हुआ है, यहां पे r जो है दैट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो k किसके बराबर आ गया? सॉरी, IR किसके बराबर है? k r² की वैल्यू पुट कर दो, सभी के पास है। कितनी है? a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यही थी, थीटा थी, फाई थी, यस फाई थी। a² प्लस b² प्लस 2ab cos phi। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? दैट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, क्लियर?
तो आई आर इसको याद करना है आपने, और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। पहले उससे पहले हम एक बात और करेंगे। अब आपने इक्वेशन ए और बी जो थी आपके पास, उसको आपने डिवाइड कर देना है। एक आपके पास क्या था, आर साइन थीटा, ध्यान से देखना, डिवाइड कौन कौन सी इक्वेशन थी, मैं भूल गया, ए कौन सी थी, बी कौन सी थी, ठीक है, आपने ध्यान से देख लेना है। तो लिख देना डिवाइड कर दें। तो हमारे पास क्या था, एक आर साइन थीटा बी साइन फाई था, आर साइन थीटा दैट इज इक्वल टू बी साइन फाई। एक थी हमारे पास आर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाई, ऐसे ही था कुछ। आर साइन थीटा किसके बराबर था, बी साइन फाई, और दूसरी क्या थी, ए प्लस बी कॉस फाई। दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर। अब देख लो इक्वेशन कौन सी है, ए कौन सी है, बी कौन सी है, ऐसे लिख देना। आर के साथ आर कैंसिल हो गए, साइन पाउंड कॉस क्या बन गया, tan, राइट। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, बी साइन फाई, यहां तक दिखाई दे रहा है या मैं ऐसे लिख रहा हूं, हाँ, बी साइन फाई ए प्लस बी कॉस फाई, तो दैट इज tan थीटा, ठीक है। थीटा भी आपको पता चल गया, ओके, क्लियर। अब इधर देखो ध्यान से कि जो इंटेंसिटी है इसकी, दैट इज आल्सो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर हम S1 की बात करें, जो S1 से वेव हमारे पास निकल रही है, उसमें एम्पलीट्यूड कितना है, A, तो इसका मतलब हमारे पास इसकी जो इंटेंसिटी है, राइट, इसकी इंटेंसिटी है IA, वो किसके बराबर होगी, के ए स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड A। सिमिलरली यहां से जो सोर्स निकला है, ये सोर्स से हमारी वेव निकल रही है, तो उसकी इंटेंसिटी दैट इज के बी स्क्वायर, तो ये याद रखना। तो आई ए क्या है, के स्क्वायर, आई बी क्या है, के बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कि सिंस आई ए दैट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, आई बी दैट इज इक्वल टू के बी स्क्वायर, राइट। इतनी बात आपने याद रखनी। और दूसरा, यहां से आपने वैल्यू के को अंदर लेके जाओ, तो के ए स्क्वायर की जगह आई ए लिख देंगे, के बी स्क्वायर की जगह ये लिख देंगे, राइट। अब देखो आई आर किसके बराबर आ गया, के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर प्लस 2 के ए बी कॉस फाइव, ओके, ये बात क्लियर होगी। तो के ए स्क्वायर तो हमें पता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के ए स्क्वायर दैट इज आई ए, के बी स्क्वायर दैट इज आई बी प्लस 2 के ए बी कॉस फाइव। ये हमें मजा नहीं आया कुछ, आपको आया नहीं, क्योंकि यहां पर आई ए आई बी है, यहां पर के ए बी, के रह गया, यहां से हमने के तो निकाल दिया, वहां पर ए बी रह गया, हमें तो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी चाहिए था। तो अगर मैं यहां पर लिखूं, ध्यान से देखना, ये नोट कर लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया, वेरी गुड। अब इसमें देखो, ये इक्वेशन जो है वो मैंने चेंज करनी है, आई आर दैट इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस 2 अंडर रूट आई ए आई बी कॉस फाइव। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, करके देख लो, क्योंकि अगर मैं इस आई ए और आई बी को, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए और बी की वैल्यू। इस इक्वेशन में से, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन से हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया, आई ए ओवर के, ध्यान से देखो। इसमें से दिस इंप्लाइज ए किसके बराबर आ गया, अंडर रूट आई ए ओवर के। सिमिलरली बी स्क्वायर किसके बराबर है, किसके बराबर है, आई बी ओवर के, यहां से निकालो, बी स्क्वायर आई बी ओवर के। तो हमारे पास जो बी आ गया वो क्या बन गया, अंडर रूट आई बी अपॉन के। तो जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया आपका, इसको मिटा दूं, ओके, यहां पर लिख देता हूं मैं आई आर, ठीक है, आई आर ऐसे लिख दिया, आई आर इज इक्वल। अब मैं ए बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जब मैं ए बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या बन रहा है, अंडर रूट आई ए अपॉन के, अंडर रूट आई ए अपॉन के, आई बी सॉरी, तो ये बन गया अंडर रूट
आई ए आई बी अंडर के इंटू अंडर के क्या बन गया के। जब ये ए बी की वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे तो के साथ के कैंसिल हो गया। ये जो के था, जब ए बी की वैल्यू ये आप यहां पर पुट करोगे तो के साथ के कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ये चीज बच गई, राइट। तो इसलिए मैंने इसको, ये देखो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये सिंपल वहां पर डायरेक्ट किया हुआ कि अंडर आई ए आई बी कैसे आया, मैंने आपको करके बता दिया कि यहां से आपने ए की वैल्यू निकालनी है, यहां से बी की वैल्यू निकालनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना तो आपके पास ये आ गया अंडर आई ए आई बी अपॉन के। तो ए बी की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो यहां पर भी के आएगा, ऊपर भी के है तो के और के कैंसिल हो जाएगा, केला 2 रह जाएगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, क्लियरली द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस इज नॉट सिंपल सम ऑफ इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल वेव, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी आई ए थी, इसकी इंटेंसिटी क्या थी, आई बी। जो हमारे पास पी पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट आया वो सिंपल आई और आई बी को ऐड नहीं किया हमने, एक टर्म और बीच में आ गई, +2 अंडर आई ए आई बी कॉस फाई, एंड दिस टर्म इज नोन एज, राइट, ये अनदर एडिशनल फैक्टर है दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस फैक्टर। इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस फैक्टर, क्या बोलेंगे हम इसको, इंटरफेरेंस फैक्टर। इसको याद रखना है, राइट, कि इसका मतलब क्या है कि जब दो वेव्स जो हैं सुपर इम्पोज कर रही हैं, कोहेरेंट सोर्स से आ रही हैं वो, राइट, और सुपर इम्पोज कर रही हैं, उनकी जा तो क्या है, मैंने क्या बोला था कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है। ऐसा तो नहीं मैंने बोला एम्पलीट्यूड सेम है, मैंने क्या बोला, जब हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे तो मैंने क्या बोला था कि व्हेन टू सोर्स ऑफ लाइट मीटिंग वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस और नो फेज डिफरेंस, so when they superimpose then the distribution of light energy that is not uniform। क्यों नहीं यूनिफॉर्म है, क्योंकि हमारे पास एक इंटरफेरेंस फैक्टर आ रहा है, देखो इंटरफेरेंस फैक्टर आ गया, अदरवाइज इंटेंसिटी सिंपल ऐड होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास एक और फैक्टर आ गया जिसको हम इंटरफेरेंस फैक्टर कहते हैं, ठीक है, क्लियर, समझ आ गई बेटा। तो इंटरफेरेंस फैक्टर जब आपको पता चल गया, उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, इसकी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आज के लिए बस इतना ही। तो पहले आप इसको करो क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है, जो हमारे मैथ्स वाले स्टूडेंट है उनको तो इजी ये समझ आ जाएगा, लेकिन जो हमारे बायो वाले डॉक्टर्स हैं, है ना, उनको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए इसको ध्यान से आपने देखना है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले ये कर लो फिर हम कंडीशन निकालेंगे। ओके देन बेटा, गुड बाय।